स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियोस में मैंने आपको कुछ यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ाए हुए हैं, तो प्लीज़ पिछली वीडियो जाके वॉच करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ यूजेस को कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए, जो कि साइंस सब्जेक्ट्स है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से इसे स्टडी करिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड ये पहले ही मैंने पढ़ा दिया है, तो आप लोग जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं जाके वॉच कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। ए मेडिसिन विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ और किल्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मीन्स ऐसी मेडिसिन्स जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दें, उन्हें क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो सोर्स है एंटीबायोटिक मेडिसिन का वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कहा जाता है ना, डायमंड कट डायमंड, मीन्स इसका अगर हिंदी में हम लोग उच्चारण करते हैं तो ये बोलते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। यहाँ पे डायमंड का मतलब तो लोहा नहीं होता है, लेकिन हमें हिंदी में ऐसा बोलना पड़ता है कि लोहा लोहे को काटता है। ऐसे जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल या फिर उनके ग्रोथ को स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, और जो इनकी वजह से जो मेडिसिन बनती हैं उन्हीं को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके ही मैन्युफैक्चर की जाती हैं। These days, a large number of antibiotics are being produced from microorganisms such as fungi and bacteria. इस समय बहुत ही लार्ज नंबर्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की जा रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ओके, सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया आर, कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम है पेनिसिलिन, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। सेकेंड है स्ट्रिप्टोमाइसिन, थर्ड वन इज एराइथ्रोमाइसिन एंड फोर्थ वन इज टेट्रासाइक्लिन। तो ये कुछ मेडिसिन्स थी, एंटीबायोटिक मेडिसिन, जिनके नेम लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसे लर्न भी कर लें, एक दो एग्जांपल, ताकि अगर एग्जांपल पूछा जाता है तो आप बता लें। नाउ डेज मेनी एंटीबायोटिक्स आर आल्सो बीइंग मेड सिंथेटिकली। आज के समय में कुछ ऐसी भी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको बनाया जा रहा है। ठीक है, कैसे? मेड सिंथेटिकली, यानी कि उनको कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स करके और उनको बनाया जा रहे हैं। मेनी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स आर नाउ अवेलेबल टू ट्रीट ए वाइड वैरायटी ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारी मेडिसिन आज की डेट में ऐसी हैं जो अवेलेबल हैं, यानी कि बहुत सारी, एक डिजीज़ के लिए बहुत सारी, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिजीज़ कॉज करते हैं उनके लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट यूजुअली डू नॉट डैमेज ह्यूमन बॉडी सेल्स। और एंटीबायोटिक काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं, जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी सेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इससे। The first antibiotic, penicillin, was discovered by chance and extracted from the tiny fungus called penicillium. यानी जो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी वो एक चांस, यानी कि उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही थी और फिर भी वो मिल गई। और उसका कहाँ से मिली थी? पेनिसिलियम, जो कि एक फंगस है। ठीक है, दिस हैपेंड एज फॉलो। कैसे हुआ था ये? इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, यानी कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया का क्या कर रहे थे? कल्टिवेट कर रहे थे, यानी उन्हें बढ़ा रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ग्रीन लिटिल फंगस इन वन ऑफ द कल्चर प्लेट। तो अचानक वो देखते हैं कि स्पोर्स है लिटिल ग्रीन फंगस का, जो कि उनके कल्चर प्लेट पे क्या है? पड़ा हुआ था। ही नोटिस दैट द प्रेजेंस ऑफ टीनी फंगस स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो वो ऐसा नोटिस करते हैं कि जो टीनी ग्रीन फंगस है वो क्या कर दिया है, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया है। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। यहाँ तक कि वो जो ग्रीन फंगस थे ये क्या किए थे? बहुत सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को किल भी कर चुके थे। फ्रॉम दिस फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज मेड, यानी कि इसी फंगस से, जो कि पेनिसिलियम है, एंटीबायोटिक बनी पेनिसिलिन। Thus, penicillin is an antibiotic medicine which is called
सॉरी विच इज़ मेड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम, यानी कि इसीलिए जो पेनिसिलिन है उस वो कहाँ से बनी है, पेनिसिलियम से, ठीक है। पेनिसिलिन कंट्रोल बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, और ये क्या कंट्रोल करती है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस को, ठीक है। तो ये थी पूरी पेनिसिलिन की स्टोरी। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट मेनी डिजीज इन ह्यूमंस वेन एवर वी फॉल इल द डॉक्टर में गिव सम एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक का यूज़ हमारी ट्रीटमेंट में ह्यूमन बींग्स में बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ के लिए होता है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर क्या देते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल या फिर जो भी इंजेक्शन देना होता है वो एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक्स आर वेरी इफेक्टिव इन क्यूरिंग डिजीज कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगस। तो ऐसी डिजीज़ जो भी बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा कॉज की गई होती हैं उसमें एंटीबायोटिक्स का काफ़ी अहम रोल होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉज बाई वायरसेस, लेकिन फिर भी जो भी डिजीज़ वायरस के द्वारा कॉज की जाती है उसमें एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होती हैं, यानी इनका वर्क नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक कैन नॉट बी यूज टू क्योर डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड वायरल फीवर बिकॉज दीज आर कॉज बाई वायरस। जैसे कि एग्जांपल है कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, वायरल फीवर हो गया, इनमें एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती है क्योंकि ये जो भी डिजीज़ हैं ये वायरसेस के द्वारा कॉज की जाती हैं। सम ऑफ द प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन इन द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स आर एज फॉलो, यानी कि कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करें। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स को हमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस पे ही लेना चाहिए, नहीं कि अपने मन से ले लें, खुद ही डॉक्टर बन जाए। सेकेंड, ए पर्सन मस्ट कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, यानी कि एक पर्सन जो ले रहा है मेडिसिन वो पूरा कोर्स ले, यानी कि एक होता है ना कि इतने दिनों तक आपको दवा खानी है तो जितना दिन डॉक्टर के उतना दिन खाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग क्या कहते हैं, अरे हम तो ठीक हो गए अब हम कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत ज़रूर होती है। तो इसीलिए डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, ना कि खुद ही डॉक्टर बन जाएं और खुद ही अपना इंस्ट्रक्शन अपने आप को ही दे दें ताकि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो। द एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन इन प्रॉपर डोजेज एज एडवाइज बाय द डॉक्टर। आधा बोला है तो आधा ही लो, ये नहीं कि 2-3 ले लिए गोली एक ही दिन में सारा सही खा के सही हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ ए पर्सन टेक एंटीबायोटिक्स इन रॉन्ग डोजेज इट मे मेक द एंटीबायोटिक लेस इफेक्टिव व्हेन द पर्सन माइट नीड इट इन फ्यूचर, यानी कि अगर वो ज़्यादा डोजेज ले लेता है या फिर रॉन्ग तरीके से लेता है तो जब वो नेक्स्ट टाइम उसको कभी कुछ होगा तो उसको जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। फोर्थ है एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरीली, बिना मतलब के तो बिल्कुल नहीं लेना है एंटीबायोटिक्स को। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी में किल द यूजफुल बैक्टीरिया इन द बॉडी एंड हार्म अस। एंटीबायोटिक्स ऐसी भी होती हैं जो भी बैक्टीरिया हमारे लिए कुछ यूजफुल भी तो हैं उनको भी क्या कर देती है, किल कर देती है, जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो अननेसेसरी यानी चॉकलेट तो है नहीं कि जब मन तब ले लिए और देख रहे हैं टेस्ट लेके कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें थी जो आपको नॉर्मली समझ में आती हैं और ये आप लोग फॉलो भी करते हो, मुझे उम्मीद है। नहीं करते हो तो करो क्योंकि प्रॉब्लम तो होगी ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन। एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज टू ट्रीट मेनी डिजीज इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी बहुत सारे डिजीज क्या होते हैं, ट्रीट किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं खाने में भी मिला दिया जाता है। ऑफ लाइव स्टॉक कैटल लाइक काउज, बफेलो एक्सेट्रा, यानी कि ऐसे कैटल्स में, बफेलोज में, ऐसे जानवरों में के खाने में दिया जाता है एंटीबायोटिक। एंड पोल्ट्री बर्ड्स टू कंट्रोल माइक्रोबियल डिजीज इन एनिमल्स, यानी कि डिजीज़ तो उनके में भी कॉज होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिजीज़ कॉज हो उनको रोकने के लिए क्या किया जाता है, उनके फूड्स में ये मिला दिया जाता है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे इस लाइन को। एंटीबायोटिक आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज, और इनका बहुत सारे प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल करने में हेल्प होता है, ठीक है, इनका यूज़ होता है। अब देखते हैं वैक्सीन को। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम दैन प्लीज़ आस्क, ओके। यानी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो पूछ लीजिएगा, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। कमेंट मुझे कर दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, मैं आप आंसर जरूर दे दूंगा। तो अब देखते हैं वैक्सीन। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू मेक मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अभी हम लोगों ने ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ क्या होता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में होता है। विच कैन बी क्योर मेनी डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, जो कि बहुत सारे ह्यूमन डिजीज़ को क्या करता है, ठीक करता है। एनिमल्स के भी डिजीज़ को सही करता है, प्लांट्स के भी डिजीज़ को सही करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज टू मेक वैक्सीन, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, वैक्सीन बनाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ए वैक्सीन इज स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन विच प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेन ए पर्टिकुलर डिजीज़। एक वैक्सीन क्या है, एक प्रिपरेशन है, यानी पहले से ही तैयारी है जो कि क्या कर देती है, इम्यूनिटी हमारी, यानी कि जो प्रोटेक्शन की क्षमता है उसे
पर्टिकुलर डिजीज़ के खिलाफ बना देती है। काश ऐसा होता है कि कोरोना के लिए भी वैक्सीन आ जाती तो हमारे लिए उससे लड़ने की क्षमता को बढ़ा देती। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, सबको वैक्सीन का इंतज़ार है, देखते हैं कब तक आती है। तब तक आप लोग के साथ हूँ मैं, आप लोग बिल्कुल घर पे पढ़िए, और जो लोग इस वीडियो को देखें ताकि किसी को समझ में आ जाए, इसलिए वो शेयर भी करें, यानी सबको समझ में आना चाहिए ना। तो प्लीज़ आपकी हेल्प हो गई, आपको समझ में आ गया तो आप दूसरों की भी हेल्प करिए। ठीक है, वैक्सीन आर गिवन टू हेल्दी पर्सन सो दैट दे मे नॉट गेट सर्टेन डिजीज़, यानी कि ये क्या होता है, हेल्दी पर्सन को दिया जाता है ताकि उसे जो एक बीमारी के लिए दिया जाता है वो बीमारी ना हो थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी अपनी लाइफ समय में। ठीक है, दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। इस समय बहुत सारी वैक्सीन बनाई जा रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बींग्स को बचाने के लिए, और अदर जानवर्स को भी, यानी कि जो भी जानवर्स हैं उनको भी तो बचाना जरूरी है, तो उनके लिए भी वैक्सीन बन रही हैं। ठीक है, ये वैक्सीन वर्क एज फॉलो। अब ये कैसे वर्क करती है थोड़ा उसके बारे में भी स्टडी कर लें। ए वैक्सीन कंटेन्स द डेड और वीकेंड बट अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ए डिजीज, यानी कि वैक्सीन क्या कंटेन करता है, डेड या फिर वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी डिजीज़ का। डेड यानी मृत, वीकेंड यानी आप समझ रहे हैं कमज़ोर। व्हेन द वैक्सीन इन कंटेनिंग डेड और अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, यानी कि जब एक वैक्सीन जो डेड या फिर अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करता है, जब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इंट्रोड्यूस यानी कि अंदर प्रोवाइड किया जाता है बॉडी के अंदर किसी हेल्दी पर्सन के, ओरली यानी कि माउथ के थ्रू, और बाय इंजेक्शन यानी समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाए, द बॉडी ऑफ दैट पर्सन रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग सम सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडीज इन इट्स ब्लड, यानी कि जब इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है उसके बाद से जो बॉडी है हमारी वो ऐसे रिस्पॉन्ड करती है। कैसे, वो कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जो कि एंटीबॉडीज़ कहे जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ताकि क्या होता है वो, यानी हमारे लड़ने की क्षमता को बढ़ा देती है ना। एंटीबॉडीज़ ही बढ़ गई तो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए पहले ही तैयारी हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। These antibodies kill many alive disease causing microorganisms present in the vaccine, यानी कि जो ये एंटीबॉडीज़ होती हैं या यदि वैक्सीन में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं डिजीज़ कॉजिंग, उनको भी किल कर देती हैं। सम ऑफ द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द ब्लड ऑफ द पर्सन फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड फाइट अगेंस्ट द सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड किल देम इफ दे हैपन टू एंटर द बॉडी नेचुरली एट ए लेटर डेट। मीन्स कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी भी होती हैं जो हमारे ब्लड में बहुत लंबे समय के लिए रह जाती हैं, और वो एक ही तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वो प्रॉपर है उसे हमेशा किल करते रहती है। जो हमारी बॉडीज़ में बाद में आते रहते हैं उनको किल करते रहती हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड ए पर्सन रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज़। तो इसलिए जो एंटीबॉडीज़ हमारी अगर ब्लड में रहती हैं तो एक पर्सन जो है हमेशा एक पर्टिकुलर डिजीज़ से प्रोटेक्टेड रहता है। दस ए वैक्सीन डेवलप्स द इम्यूनिटी फ्रॉम ए डिजीज़, तो ये कह सकते हैं कि हमारी जो वैक्सीन है वो क्या करती है, इम्यूनिटी को क्या करती है, डेवलप्स कर देती है, यानी बना देती है एक डिजीज़ के लिए। ए नंबर ऑफ डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन, बहुत सी डिजीज़ वैक्सीनेशन से बचे, मतलब वैक्सीनेशन की वजह से प्रिवेंटेड होते हैं, यानी उनसे हम बच सकते हैं। वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन ओरली और बाय इंजेक्शन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज़, यानी कि वैक्सीनेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम जो वैक्सीन है उसको ओरली या फिर इंजेक्ट करके किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। फॉर कीपिंग गुड हेल्थ वी मस्ट प्रिवेंट द डिजीज़ बाई वैक्सीनेशन एट द प्रॉपर टाइम, यानी कि अच्छे हेल्थ के लिए क्या है, हमें ज़रूरी कि हम एक वैक्सीनेशन हमेशा कराते रहें ताकि किसी भी डिजीज़ से हम बचे रहें। पहले ही अपनी जब हम ज़रूरत के अनुसार वैक्सीन लगवा लेंगे तो हमारी जो डिजीज़ होने वाली हैं वो नहीं होंगी, है ना ऐसा। सिंस चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टिबल टू डिजीज़, यानी कि चिल्ड्रंस क्या होते हैं, उन्हें ज़्यादा डिजीज़ के मतलब ज़्यादा वो उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ऑल द चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर एज टू प्रोवाइड देम इम्यूनिटी फ्रॉम सर्टन डिजीज़, तो इसीलिए उनको क्या किया जाता है, वैक्सीनेटेड कर दिया जाता है, यानी पहले ही वैक्सीन्स लगा दी जाती हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, ताकि उनको क्या है, एक प्रॉपर एज पे उनको इम्यूनिटी रहे, यानी कि उस डिजीज़ से लड़ने की उनके अंदर क्षमता हो। द डिजीज़ विच कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन ऑफ ए चिल्ड्रन एट प्रॉपर एज आर,
कुछ डिजीज़ हैं जो कि वैक्सीनेशन की वजह से एक चिल्ड्रन में प्रॉपर एज पे अगर वैक्सीनेशन हो जाता है चिल्ड्रन में, तो समय के अनुसार अगर उन्हें कोई डिजीज़ होती है यानी डिजीज़ कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके बॉडी में एंटर करते हैं, फिर भी वो बच जाएंगे। जैसे कि पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, कॉलरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो जिनका वैक्सीनेशन प्रॉपर अगर समय पर हो जाता है तो उनसे बच्चे बच जाते हैं। टू डेवलप द फाइटिंग कैपेबिलिटी इन द बॉडी टू डिजीज़ इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ से लड़ने की क्षमता का डेवलपमेंट होना ही क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड द चाइल्ड बिकम्स इम्यून टू ए पर्टिकुलर डिजीज़, यानी कि वैक्सीनेटेड होने के बाद एक चाइल्ड क्या होता है, नॉर्मली एक पर्टिकुलर डिजीज़ से क्या होता है, उसकी लड़ने की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। दिस मीन्स दैट द चाइल्ड बिकम्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दैट डिजीज़, यानी कि ये कहना सही होगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड क्या होता है, एक डिजीज़ से बचने के लिए सुरक्षित रहता है। ठीक है, ही विल नेवर गेट दैट डिजीज़, वो उस डिजीज़ को कभी उसे कभी वो डिजीज़ नहीं होगी। ठीक है, एडवर्ड जीनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798, यानी कि एडवर्ड जीनर थे जिन्होंने वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए डिस्कवर किया था, खोजा था 1798 में। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world, यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे वो सॉल्व हो गई इस वैक्सीन की वजह से। ओके, यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो भी प्रॉब्लम्स थी स्मॉल पॉक्स से, यानी अब वो सॉल्व हो गई इसकी वजह से। अंडर द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन आवर कंट्री द वैक्सीन फॉर सेवरल डिजीज आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स। मीन्स नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर में हमारी भी जो कंट्री है उसमें वैक्सीन दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर पे। ये तो आपको पता ही है। पोलियो डिजीज़ इज़ प्रिवेंटेड बाय गिविंग ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो डिजीज़ ओरल पोलियो वैक्सीन जो है आपको भी दिए गए होंगे छोटे पे। Many times we see advertisements on TV and in newspaper to protect the children from polio under the Pulse Polio program by giving them polio drops। यानी कि बहुत बार हम लोगों ने टीवी पे भी एडवर्टीजमेंट यानी होता है प्रचार देखा है, न्यूज़पेपर में देखा है कि चिल्ड्रंस को क्या किया जाता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत पोलियो से बचाने के लिए वैक्सीन्स का प्रचार ऐसा होता है। ठीक है, द पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। जो भी पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं चिल्ड्रन को वो एक्चुअली क्या होती हैं, वैक्सीन्स होती हैं। अब फिफ्थ पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा पॉइंट था फोर्थ, तो देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में क्या। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। Some of the microorganisms present in the soil can fix nitrogen gas from the atmosphere to form nitrogen compounds। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं सॉइल के अंदर जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को कंपाउंड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, यानी बनाते हैं। दिस नाइट्रोजन कंपाउंड मिक्स विद द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यानी कि यही नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉइल से मिल करके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन कंपाउंड एंड इंक्रीज इन इट्स फर्टिलिटी। आज हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस नहीं देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में जो आने ही वाला है, तो आज हम लोग उसके बारे में नहीं बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। आज बस लर्न कर लीजिए कि नाइट्रोजन कुछ होता है कंपाउंड जो कि फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो कुछ बैक्टीरियाज हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी फिक्स करने का मतलब क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को बढ़ा देते हैं, सॉइल में बढ़ा देते हैं, जिससे कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज कर जाती है। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। और इन्हीं को जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, उन्हीं को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी आर सोन इन फिगर 10। देख लीजिए, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी हेल्प करती है, यानी कि यही है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करती है। सिंस ब्लू ग्रीन एल्गी स्टोर इन द नाइट्रोजन कंपाउंड्स मेड बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि चूँकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है नाइट्रोजन कंपाउंड में स्टोर होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशंस के द्वारा बनते हैं। दे आर यूज एज फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर। ये कैसे यूज़ होती है, फर्टिलाइजर्स के रूप में एग्रीकल्चर
में, ठीक है। द एडिशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी टू बैरन फिल इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल। यानी कि बैरन फील्ड कह सकते हैं जिनमें क्या हो, कुछ भी नहीं होता हो, कोई भी एग्रीकल्चर नहीं होती है, कहीं कल्टीवेशन नहीं होती है, वो क्या करती है वहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा देती है ब्लू ग्रीन एल्गी और मेक द सॉइल फर्टाइल, यानी कि उस सॉइल को क्या बना देती है, उपजाऊ बना देती है। Rhizobium bacteria present in the root nodules of leguminous plant like pea, beans etc. यानी जितने भी पल्स होते हैं लेज्यूमिनस ही होते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि रूट्स ऑफ नूडल्स ऑफ ल्यूमिनस प्लांट, यानी कि रूट्स में प्रेजेंट होता है ल्यूमिनस प्लांट के। ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। वो भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है। और जब वो बनाएगा तो ऐसा करने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो अब देखते हैं 6 पॉइंट, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। Some microorganisms like certain bacteria and fungi decompose the organic matter present in dead plants, dead animals and animal waste। यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, यानी ब्रेक करते हैं किसे, वो मैटर जो कि डेड प्लांट हो, डेड एनिमल्स हैं, यानी कि वो सारे डेड बॉडीज़ को मतलब क्या करते हैं, एक तरह से डिकम्पोज करते हैं, ये समझ लीजिए। एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंस विच फिक्स अप विद द सॉइल। और उन्हें क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में जो कि सॉइल के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। These simple substances contain plant nutrient which are again used by plants for their growth। और ये सिंपल जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं और ये फिर से यूज़ कर लिए जाते हैं जो भी प्लांट्स हैं उनके द्वारा, ठीक है, अपनी ग्रोथ में या फिर अपने डेवलपमेंट में यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स, वो तो आप समझ रहे हैं। सिंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द हार्मफुल एंड स्मेली डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हार्मफुल और स्मेली डेड एंड रिमेन्स, यानी कि जहाँ स्मेल आती है उन्हें क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। एंड एनिमल वेस्टेज, और एनिमल वेस्टेज को भी डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। इनटू हार्मलेस मटेरियल दे क्लीन द इन्वायरमेंट। किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, हार्मलेस, यानी कि जिससे नुकसान ना हो, और इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं, सही बात है ना। इफ़ however there were no microorganism in the soil then the dead plant, dead animals and animal wastage would keep on peeling up in the environment and make it dirty। यानी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सोच रहे होंगे डिकम्पोज करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर ऐसा ये नहीं करेंगे तो हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत सारे डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स के जो भी हैं, डेड कहने से मतलब ये है कि जो भी ख़राब चीज़ें हैं प्लांट्स की वो पड़ी रहेंगी और वो डिकम्पोज नहीं होंगी, तो बताइए कैसा लगेगा, ठीक है। इन एडिशन टू क्लीनिंग द इन्वायरमेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हेल्प इन रिसाइक्लिंग द न्यूट्रिएंट्स। और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट को अगर क्लीन करते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है रिसाइकिल हो जाता है, यानी कि एक प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया गया, फिर वो पत्ता गिरा और न्यूट्रिएंट्स में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको जब भी डिकम्पोज करेंगे तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स में ही डिकम्पोज होगा, ठीक है, और फिर से वो यूज़ कर लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक साइकिल है ना in nature which can then be used as food by green plants। यही मैं बता रहा था। If there were no microorganisms, the nutrient present in dead plants, dead animals and animal waste would never be released for use of new plants। तो ये कह रहा है यहाँ पे इस लाइन में, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो डेड प्लांट्स में, डेड एनिमल्स में होते हैं, वो एनिमल्स वेस्ट में भी होते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, वो कभी भी क्या होंगे, प्लांट्स के द्वारा यूज़ नहीं होंगे। तो ये था पूरा यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें एंड तक, और उसके बाद से इसे शेयर भी करें एंड तक देखने के बाद। सो थैंक यू सो मच। ओके, शेयर इट, प्लीज़ शेयर इट।